गुड इवनिंग सभी बच्चों को। नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? अभिषेक, पूर्णिम, रजत, रिया, गणेश, संदीप, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चों ने होमवर्क कर लिया है, धैर्य ने कर लिया है। कितना आंसर दे रहे हैं? √3v/8 और √3v/8 दोनों के सेम आ रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई धैर्य, बहुत बढ़िया होमवर्क किया आपने। √3v/8। अच्छा, चलिए देख लेते हैं। अरे भाई, लॉ ऑफ मोशन और वर्क पावर आप स्टार्ट करिए, जो करना है करिए। यहां खत्म हो चुका है, आगे बढ़े। चलिए, तो इफ ई इक्वल टू 1/2, अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना था वो देखते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना था वो देखिए। तो ये ड्यूरिंग जस्ट बिफोर कोलिजन का केस होगा, और ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग कोलिजन में आप ये बोल सकते हो कि ये जो है कहीं यहां पर जाके ये ऐसे कोलाइड करेगा ऐसे। तो जब ये कोलाइड करेगा इस तरीके से, तो जस्ट बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वो यहां से आप देख सकते हो। तो देखो, ये अपना कॉमन नॉर्मल होगा। ये कॉमन नॉर्मल होगा भाई, और ये कॉमन टेंजेंट होगा, है ना भाई? ये ड्यूरिंग कोलिजन का सीन है, कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट। तो ये अपने पास यही है, कॉमन नॉर्मल और ये अपना कॉमन टेंजेंट है। ये हम लोग ले रहे हैं आफ्टर कोलिजन। थोड़ा मैं इसको आगे बढ़ा दे रहा हूं, और इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा। जस्ट आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन 9 PM आपको कोई बहुत जरूरी नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको जेई मेंस के बारे में और जानकारी लेनी है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, V0, और ये रेस्ट पर है बच्चों। तो सबसे पहले हमारा एम क्या होगा? सबसे पहले हमें इसको कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट के अबाउट इसको ब्रेक करना होगा, इसकी वेलोसिटी को। इम्पैक्ट लाइन ये है, ठीक है। तो इसको ब्रेक किया जाए, तो ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ये जस्ट बिफोर कोलिजन का केस है। ड्यूरिंग कोलिजन में जस्ट बिफोर कोलिजन ये था, तो इस लाइन, ये लाइन जो ज्वाइनिंग है, ये लाइन ज्वाइनिंग यही तो है आपकी, सेंटर टू सेंटर। क्या हो रहा है? सेंटर टू सेंटर जो लाइन ज्वाइनिंग थी वो आपकी यही थी ना। तो
यही है कॉमन नॉर्मल। तो जस्ट बिफोर कोलिजन, ये ड्यूरिंग कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। ठीक है, चलिए तो यहां पे अब जस्ट बिफोर कोलिजन आपको क्या मिलेगा, तो आप अगर इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हो इस तरफ, तो इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर आप इस तरफ लेते हो तो ये अपने पास होगा वी नॉट कॉस थीटा। बोलिए, ये अगर आप थीटा ले रहे हो तो ये अपने पास 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा होगा, तो ये आ जाएगा वी नॉट कॉस थीटा। तो वी नॉट कॉस थीटा आएगा। फिर यहां पर ये आपको इंपैक्ट लाइन है, तो इधर आपके पास इंपल्स लगेगा जेएन। बोलो, जेएन ये होगा, इससे इनके मोमेंटम चेंज होंगे। अब एक वी नॉट कॉस थीटा है और दूसरा इधर है वी नॉट साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू दिस वी नॉट साइन थीटा, मानते हो। लेकिन कोलिजन अब परफेक्टली इलास्टिक नहीं है, तो जब कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं है बच्चों, तो आप जब अलोंग कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं करेंगे, मास भले ही सेम है बट इन इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या होगा, यहां पे आपको कुछ मानना पड़ेगा। हाँ, कॉमन टेंजेंट के वाला लॉजिक सेम रहेगा। कॉमन टेंजेंट के अबाउट अगर यहाँ जेटी 0 है, तो कॉमन टेंजेंट के अबाउट जो वेलोसिटी रहेगी कोलाइडिंग पार्टिकल की, वो चेंज नहीं होगी। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, आफ्टर कोलिजन इसके पास एक वेलोसिटी होगी इधर जो कि वही रहेगी, कौन सी, वी नॉट साइन थीटा। और यहां आपको अब अननोन मानना पड़ेगा। यहां अब आपको कुछ अननोन, यहां पे आपको अब कुछ अननोन मानना पड़ेगा v1, और ये हो जाएगा इधर v2, ये केवल इधर ही जाएगा। ये आपको v1 v2 कुछ अननोन मानना पड़ेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। जिनसे नहीं हुआ है वो देख लीजिए, जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन आपको ये अननोन मानना पड़ेगा। ये ड्यूरिंग कोलिजन है, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। तो ये जस्ट बिफोर कोलिजन है, ये ड्यूरिंग कोलिजन है। दिख गया सभी को। अब मैंने v1 v2 क्यों माना, सबको क्लियर है, क्योंकि हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन है, इसीलिए कॉमन नॉर्मल के अबाउट वेलोसिटी हमारी एक्सचेंज नहीं होगी, कुछ होगी। ठीक है, चलिए तो हम कॉमन नॉर्मल के अबाउट लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो एलएमसी की इक्वेशन किसके अबाउट, अबाउट कॉमन नॉर्मल, क्या मिलेगा बताओ, v1 mv1, ये भी इसी डायरेक्शन में माना है, ये भी इधर, तो mv1 प्लस mv2, ये फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम होगा m v नॉट कॉस थीटा, m v नॉट कॉस थीटा। क्लियर है। अच्छा, अब ये बताओ कि कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें मिलने वाली है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, जब ये टच कर रहे होंगे, तो ये देखो यहां से आप कॉस थीटा निकाल दोगे। दोनों के सेंटर टू सेंटर को अगर ज्वाइन करते हो तो आपको ये 2r था, ये इसके, ये यहीं पर इसका सेंटर था ना, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2r। ये जो थीटा है ये अपने पास था c1, ये था c2, तो ये c1 c2 2r है, और ये r दिया हुआ था, ये 2r है। एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा, c1 c2 2r r, तो दिख रहा होगा सभी को कि आप साइन थीटा इक्वल टू 1/2, ये 30 डिग्री आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे अपने पास थीटा जो होगा वो 30 डिग्री आ गया। थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ गया। क्लियर है बच्चों, तो थीटा हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप यहाँ पे थीटा लिख सकते हो, और v1 m कैंसिल हो जाएगा, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल टू कॉस √3 v0/2। थीटा को मैंने 30 पुट कर दो यहाँ पे, है ना, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। जैसे आप नॉर्मल करते थे, अब आप ई की इक्वेशन लिखोगे,
along कॉमन नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ ई, तो इक्वेशन ऑफ ई क्या होगा, वो भी कॉमन नॉर्मल के अबाउट ही लिखेंगे। तो कॉमन नॉर्मल के अबाउट ई की इक्वेशन, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1, कई बार लिख चुके हैं हम लोग। पीछे वाले को रोकोगे, इसकी वेलोसिटी इसको दोगे डायरेक्शन अपोजिट करके, तो इसके रिस्पेक्ट में आगे वाला कोलिजन के बाद किस रेट से दूर जा रहा है, v2 माइनस v1। अप्रोच किससे कर रहा है, v नॉट कॉस थीटा से। तो अपने पास हो जाएगा v नॉट कॉस थीटा, मतलब e टाइम्स v नॉट √3/2। e की वैल्यू हाफ दे रखी थी मैंने आपको, e की वैल्यू हाफ दे रखी थी, तो e v नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब इसकी वैल्यू हाफ दे रखा था, v नॉट कॉस थीटा है √3/2, मतलब डायरेक्ट लिख रहा हूं √3 v नॉट/4, इनकी इसकी वैल्यू हाफ दे रखी हुई थी, और ये तो थीटा आपको पता ही है। तो यहां पे आप पुट करिए इक्वल टू v2 माइनस v1। अब क्या आप यहां से नहीं निकाल लोगे, अब तो सॉल्व कर लोगे। यहां से बता दो v1 v2 क्या आ रहा है, यहां से v1 v2 बता दो क्या आ रहा है, अब तो सॉल्व कर लोगे। साइन अलग हो सकता है, देखिए ऐसा हो सकता है कि v1 v2 आपका पॉजिटिव या नेगेटिव भी आ जाए, ऐसा हो सकता है कि v1 और v2 मतलब इसमें से कोई एक आपको नेगेटिव मिले, हो सकता है v1 आपको नेगेटिव मिले, तो नेगेटिव मिले इसका मतलब ये इधर जा रहा होगा और कोई अंतर नहीं है। बता दीजिए v1 v2 क्या आ रहा है, एक बार ऐड कर दीजिए, तो आसान सा है, इसको ऐड कर दोगे, तो ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, और इसको जल्दी बताइए। v नॉट को क्या लिख सकते हैं आप, √2 क्यों लिख देंगे भाई, v नॉट को √2 क्यों लिख देंगे, v नॉट तो आपको गिवन है, √2 क्यों लिख दोगे v नॉट को, v नॉट को √2 क्यों लिख दोगे। नेट स्पीड अगर पूछेगी तो एक ही स्पीड होगी, नेट स्पीड, इसमें भी ध्यान रहे, नेट स्पीड ऑफ ए ये होगा v1 प्लस v नॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर, v1 स्क्वायर अंडर रूट, ये होगा भाई, ठीक है। और नेट स्पीड ऑफ b वो तो v2 ही होगा, वो तो v2 ही होगा, ठीक है। तो स्पीड दोनों होगी इसके लिए, इसकी तो इसकी कॉमन टेंजेंट वाली वेलोसिटी कोलिजन के बाद एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। अब बता दीजिए क्या आ रहा है, क्या क्या आंसर आ रहा है बता दीजिए। v2 क्या आ रहा है, 3√3 v नॉट/8, ओके, 3√3 v नॉट/8, ये आपका v2 आ रहा है, ओके। और v1 क्या आ रहा है, v1 क्या आ रहा है, v1 आ रहा है आपका -√3 v नॉट/8, ये आ रहा है भाई, देख लीजिए v1 आ रहा है -√3 v नॉट/8, माइनस के साथ आ रहा है क्या, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, बताइए, -√3 v नॉट/8, तो -√3 v नॉट/8 और 3√3 v नॉट/8, तो ये माइनस, ये बता रहा है कि ये अपोजिट हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। माइनस नहीं आ रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं प्लस ही आ रहा है, ठीक है, देख लो भाई प्लस ही आ रहा है, ठीक है। तो अपने पास v1 v2 आ गया, अब v1 v2 की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, अब आपने पास आपको फिर v नॉट के टर्म्स में तो स्पीड भी मिल जाएगी, तो आपको ये स्पीड भी मिल जाएगा। आगे बढ़े भाई, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता कि इंपल्स क्या होगा, अगर तुमसे पूछता कि
इसने इस पे कितना इंपल्स दिया या इसने इस पे कितना इंपल्स दिया, तो क्या करते, किसने कितना इंपल्स दिया, तो आप Jn, ये देखो इस Jn इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इस Jn को आप क्या लिखते हैं, इस डायरेक्शन का किसी भी बॉडी का चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो इसके लिए निकालना आसान होगा, जैसे आप Jn बॉल 2 की बात करो अगर, तो फॉर बी वो ज्यादा आसान होगा Jn निकालना, Jn इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ बॉल बी, वो क्या हो जाएगा, m इंटू V2, है ना, इनिशियल कोई भी मोमेंटम नहीं था, m इंटू V2। तो अगर आपसे इंपल्स भी पूछ ले कि दोनों के बीच में क्या इंपल्स होगा, तो चालाकी ये है कि आप बॉल बी को पकड़ना, क्योंकि बॉल बी में आपको एक ही मोमेंटम लिखना होगा, कौन सा, आफ्टर कोलिजन। तो m इंटू V2 ये हो जाएगा Jn, और इसका Jn लिखना चाहोगे तो क्या होगा, m इंटू V1 माइनस m इंटू V0 कॉस थीटा, इसके मोमेंटम का चेंज किस डायरेक्शन में, लॉन्ग कॉमन नॉर्मल। तो इसमें आपको 2 लिखना पड़ेगा, बेटर है कि आप ये कर लीजिए, तो आपको यहां से Jn भी मिल जाएगा। तो दो बॉडी के बीच में इंपल्स क्या लग रहा होगा, वहां से आपको ये इंपल्स भी मिल जाएगा, यहां से ये इंपल्स भी मिल जाएगा m इंटू V2 से। आगे बढ़े भाई, ठीक है, चलिए। नहीं, अगर आपसे Jn केवल पूछा जा रहा है तो बस आप इंपल्स बताएंगे, अगर आपसे रिफॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन का पूछा जा रहा है तो रिफॉर्मेशन में और डिफॉर्मेशन में बता चुका हूं, आप जस्ट बिफोर कोलिजन और ड्यूरिंग कोलिजन का सोचेंगे। तो ड्यूरिंग कोलिजन में आपको कॉमन पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर कॉमन वेलोसिटी Vc जैसे कराया था वैसे आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं कि मान लीजिए आपके पास सभी बच्चे कैरम बोर्ड तो खेलते ही हैं, तो उसी पे एक क्वेश्चन लेते हैं, बनाते हैं। तो कैरम बोर्ड में तो ये कैरम बोर्ड में कुछ बहुत ही खतरनाक कलर आ गया ये तो, अब ठीक है। कैरम बोर्ड में ये स्ट्राइकर है, ठीक है, ये अपना स्ट्राइकर है, और ये जो है इसको हिट करने के लिए आ रहा है। तो ये स्ट्राइकर जो है हिट करने को आ रहा है कुछ वेलोसिटी V0 से, इसका मास 2m ले लेते हैं स्ट्राइकर का, और इन दोनों का मास m ले लेते हैं, इन दोनों का मास m ले लेते हैं। ऑल द सिस्टम ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेट, व्हाइट और ब्लैक कर देंगे। अरे भाई ब्लैक कर देंगे तो ब्लैक में ब्लैक गायब हो जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा, कुछ दिखेगा ही नहीं, सब अंधेरा दिखेगा। तो यहां से अब क्या होगा, देखो कि ये इसको स्ट्राइक कर रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लो। तो ये इसको स्ट्राइक कर रहा है, तो क्वेश्चन ये कहता है कोलिजन इज if बिगर डिस्क, ये बिगर डिस्क है,
at rest after collision, find E। तो इन दोनों के बीच में E क्या है वो आपको फाइंड करना है। रेडियस के बारे में एक रिलेशन दिया हुआ है, इसका रेडियस R है, इसका रेडियस भी R है और इसका रेडियस 2R है। इसका रेडियस अपना 2R है, इसका रेडियस अपना R है, ये R है। ठीक है बच्चों, तो आपको बताया जा रहा है कि स्ट्राइकर जो है अपना कोलिजन के बाद क्या हो जा रहा है, रेस्ट पे आ जा रहा है। तो हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, ई की वैल्यू बताना है और इंपल्स बताना है। है ना, कोलाइड सिमेट्रिकली दिख ही रहा होगा, कोलिजन सिमेट्रिकल है, इसका आप फायदा उठाएंगे। कोलिजन अपना सिमेट्रिकल है, तो क्या होगा बच्चों, ड्यूरिंग कोलिजन की अगर बात करो तो ड्यूरिंग कोलिजन, अब यहां 3 लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, 3 लोग में कोलिजन हो रहा है, तो कुछ बच्चे यहां परेशान हो जाते हैं। देखिए 3 में अगर कोलिजन हो रहा है तो कुछ ऐसा होगा, तो ये रेस्ट पे हो जाएगा, है ना। तो जस्ट बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, जस्ट बिफोर कोलिजन ये है, और जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा बताओ, ये रेस्ट पर आ जाएगा। तो इनको कौन कौन सी वेलोसिटी मिलेगी, ये इसका कॉमन नॉर्मल होगा देखो, और ये इसका कॉमन नॉर्मल होगा। तो इसको जो वेलोसिटी मिलेगी, इधर कुछ v मिलेगी और इसको भी इधर v मिलेगा, क्योंकि इंपल्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, है ना, इंपल्स इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। लेकिन मैं दोनों की v क्यों ले रहा हूं, दोनों को मैं v क्यों ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमारा सिमेट्रिकली कोलाइड कर रहा है, दोनों के मासेस भी सेम है, तो हमने सिमेट्रिकल लिया हुआ है। ये थीटा ले लेते हैं, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये जस्ट आफ्टर कोलिजन है, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये क्या हो रहा है, इस तरीके से मूव करेंगे, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आपको कभी भी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराना है तो लीनियर मोमेंटम, चलिए भाई प्रकाश बाबू ने बताया कि वो कैरम बोर्ड के स्टेट लेवल के चैंपियन है, चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे भी प्रतिभावान लोग यहाँ मौजूद हैं जो अलग फील्ड में भी अपनी हैसियत रखते हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां पे अगर ये थीटा है तो इसके लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो आप एक चीज का ध्यान रखना कि जो इंपल्स लगेगा वो इन दोनों के बीच में ऐसा लगेगा, ये JN ऐसा लगेगा, इस पे JN ऐसा लगेगा, इस पे 2 JN लग रहे होंगे, ये JN इस पे ऐसा लगेगा, इधर ऐसा लगेगा, बोलो। तो JN तो इंटरनली रहेगा, सबको सिस्टम लोगे तो, और इसी JN ने मिलके इसको रिटार्ड कर दिया होगा, 0 किया होगा, और ये JN के वजह से ये आगे बढ़ा, और इस JN के वजह से ये इधर आगे बढ़ा, दिख गया होगा सभी को। तो अगर आप इसको पूरा एक सिस्टम लेते हैं तो JN इज ए इंटरनल फोर्स, ठीक है बच्चों। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करा दें, LMC इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में LMC करा रहा हूं, क्या लिखूंगा, m इंटू V नॉट
2m इंटू वी नॉट इक्वल टू, इसका आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा, इसका आपको इस v का कंपोनेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये किधर चाहिए, x डायरेक्शन में चाहिए भाई, आपको ये किधर चाहिए, x डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये आप एंगल जज कर लीजिए, ये आपको फिर से क्या मिलेगा, फिर से आपको ये थीटा मिलेगा, ये वाला एंगल, एंगल जज कर लीजिए, थीटा ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये थीटा, उसी तरह यहां पे भी वही चीज है, तो ये थीटा, तो इधर आपको मिलेगा v cos थीटा और इधर भी मिलेगा v cos थीटा। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये तो रेस्ट पर आ गया, ये रेस्ट पे आ गया और ये मूव करने लगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। तो यहां पे अपने पास होगा 2m v cos थीटा, तो m से m कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो v नॉट इज इक्वल टू v cos थीटा, v नॉट इज इक्वल टू v cos थीटा। देख लो बच्चों, v नॉट इज इक्वल टू v cos थीटा। क्या बात है, सब लोग अपने टैलेंट बता रहे हैं, मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। आदित्य भाई अंडर 19 खेलते हैं क्रिकेट, वाह, अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। कहां से खेलते हैं आप अंडर 19? तो यहां पे अपने पास C2 है, तो v नॉट हो जाएगा v cos थीटा। अब इस cos थीटा की क्या करें, cos थीटा आप निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से, आपके सामने बना हुआ है। cos थीटा क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा आप इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो सभी लोग, कोई भी एक, ये ऊपर वाला ट्रायंगल पकड़ लो C1 और ये अपने पास था C, इसको A मान लेते हैं, तो ये A, तो ये थीटा है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये 3r हो जाएगा और ये डिस्टेंस हमें पता है r है, तो cos थीटा भी निकाल सकते हो। cos थीटा क्या होगा, अंडर रूट 9r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो ये 8r स्क्वायर, ये हो जाएगा 2√2r, 2√2r। चेक करो भाई, चेक करो, तो थीटा तो हमें पता चल गया, थीटा तो हमें पता चल जाएगा, तो यहां पे cos थीटा मिल गया, तो v आ जाएगा, v कितना हो जाएगा, v नॉट अपॉन cos थीटा, दैट इज v नॉट अपॉन cos थीटा कितना हो जाएगा, नहीं ये cos थीटा नहीं है, सॉरी, ये तो अभी CA है, CA है ये, है ना। तो अब अपने पास cos थीटा कितना होगा, तो cos थीटा होगा CA अपॉन CC1, दैट इज 2√2r अपॉन में 3r, तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन में 3, cos थीटा आएगा 2√2 अपॉन में 3। ठीक है भाई, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कुछ भाई गोल्ड मेडलिस्ट तक पहुंच गए हैं, वो भी रेसलिंग में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब यहां देख लें कुछ, अपने गांव में अंडर 19 खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया। cos थीटा, तो ये हो जाएगा 3v नॉट अपॉन 2√2। कैसे फर्जी बढ़ाई कर लेते हो तुम लोग, मजे ले रहे हैं, अपना मजा ले रहे हो। चलो इधर देखो, ये सब क्वेश्चन गायब हो जाएंगे। 3r कैसे आया, क्योंकि ये 2r है भाई, ये लिखा हुआ है यहां देखिए, ये 2r है और ये r है, तो ये जुड़ेगा, तो ये r डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, ये r होगा और ये 2r होगा, तो यही तो लिखा है CC1 अपना 3r। इतना स्पष्ट जो है आपको कराया जा रहा है एक एक डायग्राम बना के, अब तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। तो v आ गया, लेकिन हमसे v नहीं पूछा है, हमसे e पूछा है, तो e निकालते हैं। e हमेशा किसके अबाउट लिखते हो, कॉमन नॉर्मल के अबाउट। अब पूछोगे सर यहां तो 3 है, तो किसी भी दो को पकड़ लो। यहां पे एक नई चीज सीख रहे हैं आप, जब भी आपको 2-3 लोग हैं और ई निकालना है, तो आपको इसको तो लेना ही लेना है,
इसके साथ इसको ले लो या इसके साथ इसको ले लो, किसी एक को ले लो, ठीक है। तो इसके साथ इसको ले लो या इसके साथ इसको ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ई। तो अब ई निकालते हैं। ई के लिए कॉमन नॉर्मल, जैसे मान लो मैं इसको और इसको लेकर ई लिखता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पे ये करना पड़ेगा, देखिए ई की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो ई की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, हमारे पास वी आ चुका है। ई के इक्वेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसकी वेलोसिटी अलोंग कॉमन, ये तो अलोंग कॉमन नॉर्मल है ही, आपको करना क्या पड़ेगा वो देख लीजिए। किसी दो को पकड़ लेंगे जिसमें कोलाइडिंग बॉडीज को तो रखेंगे ही। तो क्या करेंगे आप, इसमें जो अपने पास ये कॉमन नॉर्मल था, इसी के अबाउट आपको लिखना पड़ेगा। तो जस्ट बिफोर कोलिजन जब वो आ रहा था, तो अप्रोच क्या होगा, अप्रोच होगा अपने पास, देखिएगा जस्ट बिफोर कोलिजन जो अप्रोच होगा इसका, वो ये वी नॉट से आ रहा था, है ना। तो ये वी नॉट से आ रहा था, दिया हुआ था। तो और ये आपने पास कितना था, थीटा। तो आपको इसको कॉमन नॉर्मल के अबाउट लेना पड़ेगा। ये होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि ये रेस्ट पर है, यही रिलेटिव भी बनेगा, वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां आ जाओ, यहां पे क्या होगा, यहां पर ये रेस्ट पर है आफ्टर कोलिजन, और इसकी वैल्यू ये तो डायरेक्ट आपको दिया हुआ था, और ये इसी के लॉन्ग ही है, ये कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग ही है, कितना है, v। दिख गया। तो किसी दो के लिए आप कर सकते हो। तो यहां पे ये है बिफोर कोलिजन, ये रेस्ट पर है, और ये अपना अप्रोच कर रहा है, ये कॉमन नॉर्मल है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे ये रेस्ट पर है, तो क्या लिखोगे अब, ई की इक्वेशन जल्दी बता दो। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन किस रेट से दूर जा रहा है, वी से, ये तो रुका हुआ है, अपॉन में अप्रोच, अप्रोच कितना है, अप्रोच है वी नॉट कॉस थीटा। तो शायद अभी आपने वी और वी नॉट इनकी वैल्यू निकाल ही ली है। ये निकाला तो है आपने, वी नॉट अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू, वी की वैल्यू अपने पास कितनी है, v इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा। आपने वी नॉट और कॉस थीटा कितना निकाला था इस ट्रायंगल से, कॉस थीटा है 2√2/3। तो अपने पास था कॉस थीटा यहां पर है 2√2/3, पुट कर दो वैल्यू, तो E कितना आ जाएगा, V कितना है 3v0 अपॉन 2√2 इंटू ये 1 अपॉन वी नॉट,
इंटू कॉस थीटा 3/2√2। तो वी नॉट कैंसिल होता है, ई आता है 3 3 जा 9 और 4 और 8, तो 9/8, 9/8 देखिएगा, 9/8 या 9/16 आ रहा है, नहीं 8 ही आ रहा है, 9/8 आ रहा है, 9/8 आ रहा है ना, चेक करिए। नाइन बाई 16 आ रहा है, कुछ बच्चे लिख रहे हैं, चेक करिए एक बार। एक बार चेक करिए। कॉस थीटा अपने पास कितना था यहां पे, 2√2/3r। यहां गलत हुआ है, तुम लोगों ने बताया नहीं, नहीं सही तो है, 2m मास है ना डिस्क का मास तो 2m ही लिया है मैंने। थोड़ा सा अलग है, E ग्रेटर देन 1 आ जा रहा है, तो एक काम करते हैं, वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा अनप्रैक्टिकल सा लग रहा है ना, m लिख लेते हैं, डिस्क के मास को भी m लिख लेते हैं, तो यहां m हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, अनप्रैक्टिकल सा लग रहा है, तो यहां पे अपने पास ये तो 2m रहेगा, तो ये m से m कैंसिल, तो v अपने पास जो हो जाएगा v नॉट हो जाएगा 2v cos थीटा, देख लो इधर, तो v हो जाएगा यहां पे 2 आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 4, बाकी सब वही रहेगा, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली सही हो जाएगा, तो 3v0/4√2, ये आ जाएगा 3v0/4√2, देख लो, ठीक है, 3v0/4√2। अब आप देखो तो शायद सही आ जाएगा, ये आ जाएगा 3v0/4√2, 3v0/4√2, तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यहां 4 आएगा, 4√2, तो ये 8 इन 16, अब ठीक है, 9/16 आएगा, 9/16 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको हमने भी, इसको भी m ही रखा है, ये m ही रखा है, तो आपको सही मिलेगा डेटा, तो डेटा सही मिलेगा, ठीक है। v एक्सचेंज क्यों कर रहे हो भाई, इन इलास्टिक कोलिजन में v क्यों एक्सचेंज कर रहे हो, तो 9/16 अपने पास आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट मान लीजिए आपके पास दो वेज हैं, दो वेज हैं ऐसे रखे हुए हैं, और किसी स्मूथ हॉरिजेंटल ग्राउंड पे रखे हुए हैं, किसी स्मूथ हॉरिजेंटल ग्राउंड पे रखे हैं, एक बॉल है जो आ रहा है उसको हिट करने के लिए इस तरीके से, ठीक है, ये V0 से आ रहा है, ये इनिशियली रेस्ट पर है, ये इनिशियली रेस्ट पर है, क्लियर है। आगे बढ़े भाई, और मासेस अब आगे देख लेंगे, ऐसे सही होना चाहिए, 2m और m ही ले लिया, वहां तो गड़बड़ हो गया था, ठीक, इक्विलेटरल है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60, मतलब 60 डिग्री वाले वेज हैं,
इक्विलेटरल है, और ये इसको आके हिट कर रहा है सिमेट्रिकली। ठीक है, सिमेट्रिकली। कहा नीचे 4 नहीं लिखा है? तो कर दिया भाई, ये 4 लिख दिया, इसकी वैल्यू यहां पुट कर दो। तो 3v0, अच्छा यहां पे नहीं लिखा है, यहां नहीं लिखा है, यहां होना चाहिए 3v0/4√2 और 1/v। कॉस थीटा तो वही रहेगा, कॉस थीटा अपना वही रहेगा। v की वैल्यू रख दी, v0 कॉस थीटा हो जाएगा यहां पे 3/2√2। अब ठीक है भाई, देख लो यहां 4 रहेगा, यही कहना चाह रहे होंगे आप, यही कहना चाह रहे थे ना। यहां देखिए, तो ये अपने पास ये स्मूथ है, ग्राउंड अपने पास स्मूथ है, और ये इसको कोलाइड कर रहा है। बॉल कोलाइड सिमेट्रिकली विद द 2 वेज। बॉल विथ 2 वेज। ठीक है, फाइंड velocity of both the wedge, velocity of wedge just after collision। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ये बताएगा कि केवल लीनियर मोमेंटम से हमेशा क्वेश्चन सॉल्व होगा, कोई जरूरी नहीं है। इंपल्स रह गया तो इंपल्स निकाल नहीं पाओगे, गजब बात करते हो, इंपल्स नहीं निकाल लोगे भाई। यही तो जेएन लग रहा था, देखो ये जेएन लग रहा था, तो आप किसी एक बॉल को पकड़ लो। कैसे कैसे बातें करते हो भाई कुशल, आप जेएन नहीं निकाल पाओगे। किसी एक बॉल को पकड़ो तो जेएन इक्वल टू, पहले ये रेस्ट पर था, जेएन लग गया तो इसमें मोमेंटम आ गया, तो जेएन इक्वल टू एमवी, बस मास से मल्टीप्लाई कर देना है मेरे भाई। तो जेएन नहीं लिख पाओगे, इक्वल टू एम वी, दैट इज एम, और ये v था। गजब इंसान हो, 3v0/4√2, इतना भी नहीं सोच पा रहे हो, कैसे करोगे आगे। 3mv0/4√2, अगर आपसे jn पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा मेरे भाई। क्या दिक्कत है, बता रहे हो इंपल्स रह गया, खुद भी सोचो। तो यहां पे अपने पास फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेज जस्ट आफ्टर कोलिजन, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन हमारा जो है वेलोसिटी निकालना है। तो ये बताओ बच्चों कि सिमेट्रिकली कोलाइड कर रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन से एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिलती है, वो ये मिलेगी कि जरूरी नहीं है कि हमेशा एक लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन से काम होगा। अरे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही आपका काम होगा। हो सकता है कि आपको कुछ और सोचना पड़े, क्यों सोचना पड़े वो देखिए। तो क्या होगा ड्यूरिंग कोलिजन, मान लो ये कोलाइड करेगा, तो ऐसे कोलाइड करेगा और सिमेट्रिकली कोलाइड कर रहा है, मतलब ये बात तो समझ पा रहे हो ना कि ये इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा और यहां पे ये कोलाइड करेगा इस तरीके से, बोलो। तो ऐसे ये कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद जेएन लगेगा, इन दोनों पे जेएन ऐसा लगेगा, देखो ये इसके लिए कॉमन टेंजेंट होगा जो इसके यहां से पास हो रहा होगा, मानते हो कि नहीं। और ये यहां से इसके परपेंडिकुलर जेएन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये सब आपको पता है। तो इसमें जो जेएन लगेगा इसके वजह से एक जेएन ऐसा लगेगा, सिमेट्रिकल है तो दोनों बराबर ही होंगे।
और इसके वजह से एक जेएन इस पे बॉल पे ऐसा लगेगा, इस वाले पे जेएन, वेज पे जेएन कैसा लगेगा, इस जेएन के अपोजिट, मतलब ऐसा। और इस वेज पे ऐसा लगेगा। ये देख पा रहे हैं सभी लोग? बोलो भाई, जब ये हिट करेगा तो आपको इधर जेएन, इसने जेएन इसको इधर दिया और ये जेएन, तो बच्चों ये जेएन इधर लगेगा, ये जेएन, इस पे दो जेएन, इसका जेएन इधर और इसका जेएन इधर, और ये जेएन का ऑपोजिट जेएन इस पे ऐसा लगेगा और इस पे ऐसा लगेगा। यहां तक क्लियर है सभी को? अब क्या होगा, आप बोलोगे सर इस जेएन के कंपोनेंट की वजह से यहां पे एक वेलोसिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर कोई बच्चा बोलता है सर मैं इसको V1 मानूंगा और इसको V2 मानूंगा, और ये देख रहे हो कि इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होगा, तो ये फिर से रिबॉन्ड बैक करेगा, फिर से ये रिबॉन्ड करेगा तो ऊपर ही करेगा, इसके पास जो वेलोसिटी होगी फिर से ऊपर ही होगी, इसके पास जो वेलोसिटी होगी ऊपर ही होगी। तो यहां अननोन्स की कमी नहीं होगी। इसको अगर आप V1 मानते हो, ये V2 मानते हो और ये V3 मानते हो, तो आपको, आपका दिल बैठ रहा होगा सर इतने अननोन, लेकिन आपको ये पता है कि V2 और V3 इक्वल होंगे, V2 और V3 इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप पूरे को सिस्टम ले लो, तो डेल्टा P LMC नेक्स्ट डायरेक्शन तो कर सकते हो, LMC इन एक्स डायरेक्शन तो कर सकते हो, LMC इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो बच्चों, एक्स डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। क्या कंजर्वेशन होगा? LMC इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियली सब जीरो था, फाइनली इसके पास कोई मोमेंटम नहीं है। क्यों? ये ऊपर क्यों जाएगा? ये ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि जेएन का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट, आप जेएन का कंपोनेंट अगर यहां से निकालोगे तो आपको जेएन मिल जाएगा, जेएन का ये कंपोनेंट, ये वाले कैंसिल होंगे, केवल ये होगा। तो इसके पास मोमेंटम है, इसके पास, तो आप अगर बोल रहे हो दोनों के मासेस सेम है तो क्या बोलोगे? 2mv2 माइनस में ये इधर है और वो 2mv3 ये प्लस में। तो जिस बच्चे का दिल नहीं मान रहा था उसको मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू हम कुछ ले लेंगे V डैश, है ना। तो V2 इक्वल टू V3 है तो हम इसको V2 ले लेंगे, ये पहले क्लियर हो गया। तो V3 को भी जो अननोन दिख रहा है इसको आप V3 को भी इक्वल मान सकते हो V2 के बराबर, ये पहले जस्टिफाइड हुआ। लेकिन और कुछ मिला क्या? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से और कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, बस ये मिला कि ये दोनों वेज सिमेट्रिकली हिट हो रहे हैं, तो ये दोनों वेज की वेलोसिटी आपकी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो LMC से कुछ मिलेगा नहीं आपको, आपको तो निकालना है ना सब कुछ, अभी सारी वेलोसिटी निकालनी है, तो LMC से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको जाना पड़ेगा इंपल्स की इक्वेशन पे, आपको इंपल्स की इक्वेशन से चीजें मिलेंगी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि केवल लीनियर मोमेंटम के बारे में सोचने से काम नहीं होगा, आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो बॉल और वेज की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको जो है, बॉल और वेज की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इंपल्स का सहारा लेना पड़ेगा। चलिए लेते हैं। और इक्वेशन ऑफ ई भी तो है तुम्हारे पास, इक्वेशन ऑफ ई भी है, ई आपको दिया होगा, ई आपको दिया होगा, मैं दे देता हूं आपको ई की वैल्यू कुछ ले लेते हैं। ई इक्वल टू 1/2 ये गिवन है, ई इक्वल टू 1/2 आपको गिवन है, ई आपको 1/2 गिवन है। चलिए करते हैं। तो आप मुझे ये बताओ कि ई की इक्वेशन कैसे लिखना है? किसी एक बॉल को और किसी एक वेज को पकड़कर ई की एक इक्वेशन मिलेगी, एक इंपल्स की इक्वेशन बॉल के लिए, एक इंपल्स की इक्वेशन वेज के लिए। तो चलिए बॉल के लिए लिखते हैं। तो बॉल के लिए इंपल्स की इक्वेशन देख के बताइए आप लोग, इस
ये कौन सा कैंसिल हो रहा है, हॉरिजेंटल, तो इसका एंगल जज कर लीजिए, इसका एंगल जज कर लीजिए और बताइए क्या होगा, ये एंगल क्या होगा भाई, ये 60 है, ये 90 है, यहीं से जज हो जाएगा। देखिए ये 60 है तो ये 30 होगा, ये एंगल 30 होगा, ये तो 90 है, तो ये एंगल भी अपना क्या हो जाएगा 60, तो ये आपके पास 60 आएगा और ये भी 60 आएगा। दिख रहा है सभी बच्चों को भाई, ये 30 हो जाएगा, ये 30, ये 90, ये 60, ये 60 तो ये भी 60, शायद सभी को दिख गया होगा। तो यहां से बताइए क्या होगा, इंपल्स इक्वेशन फॉर बॉल, फॉर बॉल क्या लिखेंगे आप, 2Jn cos 60 इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ बॉल, किस डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन, हमें वाई डायरेक्शन से ही मतलब है, वाई डायरेक्शन का नेट इंपल्स लिख रहे हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2Jn इंटू 1/2 इज इक्वल टू डेल्टा पी, एम वी नॉट से नीचे आ रहा था फिर V1 से ऊपर गया, तो क्या लिखोगे, MV1 माइनस ऑफ, फिर माइनस, यहां गलती नहीं होना चाहिए, मैं जे कैप नहीं लिख रहा हूं, आप चाहो तो जे कैप भी लिख सकते हो, आप चाहो तो जे कैप भी लिख सकते हो, यहां ये प्लस जे कैप और ये माइनस जे कैप और ये भी JN जे कैप, तो जे कैप तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको केवल प्लस माइनस से लिख रहे हैं। तो हमें JN मिलता है एक इक्वेशन, वो मिलेगा M V1 प्लस V0, V1 प्लस V0, ये हमारे पास एक इक्वेशन मिला। बोलो भाई, एक इक्वेशन हमारे पास ये मिला, क्या कह रहे हो, ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 90 तो ये 60 होगा, और ये जब 60 होगा तो ये भी 60 होगा, इसमें क्या परेशानी है, इसमें क्या परेशानी है भाई, अब आपको देख लीजिए ध्यान से, थर्टी होगा क्या, थर्टी तो नहीं दिख रहा है भाई, ये 60 है और ये वाई एक्सिस है, क्या होगा, गलत है क्या, देखिए एक बार, एक बार चेक कर लीजिए, एंगल जज कर लीजिए भाई, ये मैंने परपेंडिकुलर वर्टिकल ही तो है, तो ये 60 है तो ये 30 होगा और ये 90 है, तो ये राइट एंगल ही तो बन रहा है, तो ये 60 तो ये तो 60 ही आ रहा है ना भाई, बोलो जल्दी बताइए, आगे बढ़े। बोलो भाई, 30 होगा, कुछ बच्चे बता रहे हैं अभी भी 30 है, एक बार और देखना पड़ेगा फिर, चलिए देख लेते हैं। यही तो है, देखिएगा मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या कह रहे हो, ये था, इस पे परपेंडिकुलर अगर आप लेते हो तो JN यही बन रहा है,
अब देख लीजिए मिल जाएगा एंगल 60 ही आ रहा है, तो ये था 60। थोड़ा दूसरे मेथड से देखते हैं, तो ये 60 होगा, तो ये 30 होगा। अरे भाई सेम तो आ रहा है भाई, ये 90, तो फिर ये 60 और ये 60, तो फिर से ये 60। सही तो है भाई, परेशान हो रहे हो, फालतू टाइम खराब कर रहे हो, ठीक तो है। देखो जरा तुम लोग, बोलो भाई, दूसरे मेथड से भी देख लीजिए आप, ये 60 ही आएगा। एक भाई बार बार कमेंट कर रहा था, तो यहां पे अपने पास ये JN है, तो यही JN इधर लग रहा है और ये JN ऐसे लग रहा है। तो बच्चों ये सही था, JN cos 60 ही होगा, 2 टाइम्स ऑफ JN cos 60 ही होगा। सही है बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है भाई, दुरुस्त है। तो यहां पे आएगा अपने पास 2JN cos 60, दैट इज डेल्टा P ऑफ बॉल इन Y डायरेक्शन, इन Y डायरेक्शन। तो JN इक्वल टू डेल्टा P ऑफ बॉल इन Y डायरेक्शन, अभी अभी किया था हमने, mv1 माइनस ऑफ माइनस mv0। तो JN इक्वल टू v1 प्लस v0। तो ये बच्चों आपकी पहली इक्वेशन हो गई, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन जो होगी वो किसके लिए होगी, वो अपने पास होगी किसी एक वेज के लिए। तो वेज का इंपल्स, वेज के लिए अगर आप इंपल्स बनाते हैं, तो वेज के लिए जो इंपल्स होगा वो देखिए क्या होगा। तो वेज के लिए एक इक्वेशन बनाइए, एक इक्वेशन तो ये आपकी हो गई। दूसरी इक्वेशन आप वेज के लिए बना रहे हैं, तो वेज के लिए जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन अपने पास है ये। JN इस पे ऐसे लग रहा होगा, JN का कंपोनेंट ले लीजिए, है ना। तो JN की इक्वेशन देखिए क्या होगा, यहां पे JN का कंपोनेंट लेंगे, तो JN का कंपोनेंट अपने पास क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, हमें इसी से मतलब है। तो कितना हो जाएगा, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, तो ये 30 हो जाएगा। तो JN का कंपोनेंट कितना होगा, JN cos 30। आप बोलोगे सर ये नीचे वाला कंपोनेंट का क्या होगा, तो नीचे वाला कंपोनेंट को बैलेंस करेगा ग्राउंड का इंपल्स, ठीक है, नीचे वाले को बैलेंस करेगा ग्राउंड का इंपल्स, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम है नहीं, यहां पे JNG लगेगा, JN ग्राउंड, और ये हो जाएगा JN sin 30। तो JN sin 30 को ग्राउंड का इंपल्स बैलेंस कर रहा होगा, ठीक है, ग्राउंड का इंपल्स बैलेंस कर रहा होगा। तो अब इसमें आप लिख लीजिए, वेलोसिटी अपने पास पहले 0 थी, बाद में आपने ये v2 बोला था, तो इसके लिए इंपल्स इक्वेशन क्या लिखा जाएगा, फॉर वेज इंपल्स इक्वेशन। तो फॉर वेज इंपल्स इक्वेशन क्या होगा, JN cos 30 इक्वल टू डेल्टा P ऑफ वेज इन x डायरेक्शन, यही तो होगा भाई। तो JN cos 30 मतलब √3JN बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा P ऑफ वेज इन x डायरेक्शन। लॉन्ग कॉमन नॉर्मल नहीं लिखना है,
भाई कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग क्या लिखोगे, कॉमन नॉर्मल के अबाउट क्या लिखना चाह रहे हो? मैंने ई की इक्वेशन थोड़े लिख रहे हैं अभी, हम तो इंपल्स लिख रहे हैं ना, तो जिधर मूव करेगा उधर ही तो इंपल्स लिखेंगे, ठीक है, जिधर मूव करेगा उधर ही तो मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। तो जेएन का हम वो कंपोनेंट लेंगे, इधर मूव कर रहा है तो जेएन का के इस कंपोनेंट ने इसको इधर मोमेंटम दिया होगा, ये कंपोनेंट को ग्राउंड के इंपल्स ने बैलेंस किया होगा। समझ गए होगे? यहां कॉमन नॉर्मल की बात कहां से हो गई? जब भी हम जेएन लिखते हैं तो डेल्टा पी करते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में मोमेंटम है उस डायरेक्शन में इंपल्स लिखते हैं, इंपल्स उस डायरेक्शन का इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। पुष्कर भाई का बर्थडे है, मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पुष्कर भाई, आपका सारी विशेष आपकी पूरी हो। तो √3 JN/2 इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑफ वेस्ट। तो इनिशियली कितना था 2mv2 माइनस इनिशियल 0 था, तो आपको एक इक्वेशन और मिल गई, क्या मिला? √3/4 JN इज इक्वल टू V2। यहां से आप निकाल सकते हो V2/m एक तरीके से। तो √3/4m JN इज इक्वल टू V2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब एक लास्ट इक्वेशन जो बहुत क्रूशियल है, वो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ E, जो हमेशा क्या लिखा जाएगा? कॉमन नॉर्मल के अबाउट। तो इक्वेशन ऑफ E यहां पे लिखना एक क्रूशियल है, क्योंकि यहां पर देखिए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ E कैसे लिख रहे हैं? इक्वेशन ऑफ E के लिए किसी दो को चूज करोगे, इक्वेशन ऑफ E लिखने के लिए किसी दो को चूज करोगे, है ना? तो किसी दो को चूज कर लीजिए। तो किसी दो को चूज कर लीजिए इक्वेशन ऑफ E लिखने के लिए। तो आप देखिए क्या क्या दिख रहा है, अलोंग कॉमन नॉर्मल हमें देखना है। तो कॉमन नॉर्मल के अबाउट सबसे पहले आपको, ये तो रेस्ट पर है, ये कॉमन नॉर्मल है, देखिए, तो आपको इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। क्या आएगा इसका कंपोनेंट? आप यहां से देख के बता सकते हो सभी लोग, बोलो बच्चों। अगर आपने केवल ये क्वेश्चन कर लिया तो पूरे कोलिजन के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, इतनी चीजें इसमें है। 60-60, ये 30 और ये फिर से 60, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है भाई, ये 30। तो आप वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा वो इसमें आपको V0 को का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। किसी ने केवल ये क्वेश्चन कर लिया V0 cos 30, ये कॉमन नॉर्मल है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन यही कंडीशन होगी भाई, आपको एक बॉल और वेज को लेना होगा, आपको एक बॉल और एक वेज को लेना होगा। ठीक है, तो अब यहां पर बच्चों इसके बाद क्या होगा? जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में देखो क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोलिजन में आपको दो का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। पहले जेएन को यहां से गोल करता हूं, ये कॉमन नॉर्मल बनेगा, ये कॉमन नॉर्मल होगा अपना, है ना? और ये V2 होगा, V2 को यहां ले आता हूं। अब यहां थोड़ा क्रूशियल है, ध्यान से देखिए, कॉमन नॉर्मल आपका यही हुआ, देखिए कॉमन नॉर्मल तो यही है। इस कॉमन नॉर्मल के अबाउट अब V2 इधर
पूरे वेज की वेलोसिटी है v2, तो मतलब इस यहां पे वेज की वेलोसिटी यहां बना दे रहा हूं, ये v2 इधर होगा। तो रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव लिखते हैं ना, तो कॉमन नॉर्मल के अबाउट दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए जस्ट आफ्टर, तभी तो रिलेटिव लिखोगे। तो मुझे इन दोनों का कंपोनेंट लेना है, v1 और v2 का, किसके अबाउट, कॉमन नॉर्मल के अबाउट। तो कॉमन नॉर्मल के अबाउट इनकी वेलोसिटी लिखेंगे, तो ये 60, ये 60, तो ये 30 होगा। तो इधर कितना आ जाएगा, v cos 30, v2 cos 30, इधर आएगा अपने पास ये v2 cos 30, दिखा सभी को। और v1 का क्या होगा, तो v1 अभी अभी आपने निकाला है, ये 60 था, तो इधर हो जाएगा v1 cos 60, v1 cos 60। अब आपको मिल गया कि बॉल जो है कॉमन नॉर्मल के अबाउट किस रेट से जा रहा होगा। अब हम ई की इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ ई लिखने जा रहे हैं इन दोनों को देखकर, जो सबसे क्रूशियल था, इक्वेशन ऑफ ई। इक्वेशन ऑफ ई में ऐसा मत कर देना कि कोलाइडिंग बॉडी को गायब कर दिया तुमने, पता लगा दो वेज के बीच में ई लिख रहे हो, समझ गए ना। कोलिजन वाली बॉडी तो रहेगी और उसमें से किसी एक कॉमन रहेगा, मतलब आप इसको पकड़ो या किसी दूसरे वेज को, रिजल्ट तो वही आना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा, v1 ई की वैल्यू लिख रहे हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन कॉमन नॉर्मल के अबाउट, ये v1 cos 60 से इधर जा रहा है, और वेज जो अपना है वो v2 cos 30 से जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वेज को रोको, इसकी वेलोसिटी इसको दो, डायरेक्शन अपोजिट करके दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या आएगा v1 cos 60 प्लस v2 cos 30 अपॉन में रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, ये तो रेस्ट पर था, और ये किससे अप्रोच कर रहा था, v0 cos 30 से, v0 cos 30 से, और इसकी वैल्यू हाफ दिया है बच्चों, इसकी वैल्यू हाफ दिया हुआ है। जस्ट बिफोर कोलिजन वाले में क्या कर रहे हो, एंगल, जस्ट बिफोर वाले में एंगल 60 कैसे है यार, देखो ना, ये 60 है, ये पैरेलल है। अच्छा हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही है सही है, आपने सही पकड़ा है, यहां मैंने 60 को 60 कर दिया है, गड़बड़ हो जाता, ये तो ठीक है, यहां गड़बड़ हुआ है ना, ये 60 है तो ये 30 होगा, ठीक है ना, और ये 90 है तो ये 60 होगा, सही कह रहे हो, तो ये होगा v0 cos 60, बिल्कुल सही टाइम पे बता दिया, धन्यवाद। तो ये अपने पास हो जाएगा v0 cos 60। तो अब यहां पे लेके आओ, तो अपने पास क्या हो जाएगा, v0 cos 60 बाई 2 इक्वल टू v0 cos 60 प्लस v2 cos 30। तो यहां से आ जाएगा v0 बाई 4 इक्वल टू v1 बाई 2 प्लस √3 v1 v2 √3 v2 बाई 2। तो 2 इधर कर दो, तो अपने पास आएगा v0 बाई 2 इक्वल टू v1 प्लस √3 v2। ये तीसरी इक्वेशन है इंपॉर्टेंट, ये तीसरी रेलिवेंट इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये हो गई, तीसरी इक्वेशन ये हो गई। अब 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, v1 v2, और एक इक्वेशन हमने और बनाई थी, कौन सी, jn भी तो है, ठीक है ना। तो v2 jn के फॉर्म में पता है हमें, और पहली इक्वेशन ये है, तो इन दोनों से आप क्या कर सकते हो, jn को हटा दो, jn की वैल्यू यहां पुट करके आप इसको और वो दूसरी इक्वेशन jn को यहां से हटा के पुट करो, तो v1 v2 में एक इक्वेशन और आ जाएगी, उसको थर्ड वाले से सॉल्व कर लेना। तो ये आपका काम है, ये आप कर लीजिएगा, इतना तो कर सकते हैं। ये आपकी रेलिवेंट इक्वेशंस मैंने बना दी हैं, और इससे आपने बहुत कुछ सीखा है इस क्वेश्चन से।
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर बताइएगा कल, है ना। तो Jn फाइंड करना है आपको, V1 और V2 फाइंड कर लेना है, Jn, V1 और V2। ठीक है, तो यहां से आप इतने कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे आपको अब नहीं आएगा कभी भी कि आपने इक्वेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड, पहले तो आप पार्टिकल के बीच में सोचते ही नहीं थे, अब इतने जो है एक्सटेंडेड बॉडी के बीच में कोलिजन भी आप सीख गए कि कब कैसे करना है। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों कि मान लीजिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, किसी h हाइट से ड्रॉप किया होगा, ठीक है, आपने इसको ड्रॉप कर दिया मतलब रिलीज किया है, और ये इस इंक्लाइंड प्लेन से कोलिजन करने के बाद सीधे हॉरिजेंटल हो जाता है, सीधे ये दिया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हॉरिजेंटल हो जाता है, आफ्टर कोलिजन ये हॉरिजेंटल हो जा रहा है। देखिए V1 नेगेटिव आ रहा है, कोई इशू नहीं है, V1 आपका नेगेटिव आ रहा है, हालांकि आना नहीं चाहिए, V1 नेगेटिव कभी नहीं आएगा भाई, गलत है फिर। V1 आपका अगर नेगेटिव आ रहा है तो देखिए कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, फिर V1 नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इंपल्स जो है इधर लग रहा है, तो V1 नेगेटिव क्यों आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे आएगा, मतलब क्या ये अभी नीचे ही चल रहा होगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये फिक्स इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है मतलब फिक्स ही है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, बॉल यहां से आप रिलीज कर रहे हो और ये हाइट आपको दी हुई है h, ठीक है, आफ्टर कोलिजन बॉल बिकम हॉरिजेंटल, बॉल बिकम हॉरिजेंटल, तो फाइंड ई, तो आपको ई बताना है, आपको ई बताना है, जल्दी से थोड़ा बताइए, जल्दी से बताएंगे क्या, जल्दी से बताएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, काफी बड़ा क्वेश्चन करा दिया है, अब सब कुछ सोच सकते हैं, कॉमन नॉर्मल की सिचुएशन पे आ जाइए। एंगल, हाँ एंगल सही बोल रहे हैं आप, एंगल थीटा ले लीजिएगा, एंगल थीटा ले लीजिएगा, एंगल गिवन है थीटा, कुछ जनरल एंगल थीटा ले लेते हैं। तो सभी को पता है कि क्या होगा ड्यूरिंग कोलिजन, इसमें कॉमन नॉर्मल और कॉमन टेंजेंट क्या बनेगा, ये सभी को पता है। अच्छा, ये इंक्लाइंड प्लेन है और ये इसमें दिया हुआ है कि ये स्मूथ है, स्मूथ है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। अब करिए, दो इक्वेशन आप बनाइए जैसे बताया था, है ना। कभी भी ग्राउंड से कोलिजन है तो आप लीनियर मोमेंटम के बारे में मत सोचिए, आप केवल एक ही इक्वेशन का ध्यान दीजिए,
और कॉमन टेंजेंट के अबाउट अगर कोई इंपल्स नहीं है तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। इन दो इक्वेशन से आप इजीली हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ड्यूरिंग कोलिजन? ड्यूरिंग कोलिजन आप क्या बोलोगे कि ये यहां से यहां पर आ चुका होगा? बोलो। ये जस्ट बिफोर कोलिजन है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसके पास जो वेलोसिटी है वो कौन कौन सी होगी? √2gh। बोलिए, √2gh। और ये कॉमन नॉर्मल होगा। तो जस्ट बिफोर कोलिजन आप बोल सकते हो कि इसके पास जो वेलोसिटी होगी वो √2gh होगी, मतलब v0 होगी, और वो √2gh होगी, है ना। तो इसका कॉमन नॉर्मल के अबाउट कंपोनेंट ब्रेक कर लो। ये कॉमन नॉर्मल और ये कॉमन टेंजेंट, इंक्लाइंड प्लेन कॉमन टेंजेंट होगा। ये कितना हो जाएगा? v0, जो कितना होगा? √2gh जस्ट बिफोर कोलिजन। तो इसकी वेलोसिटी अगर आप इधर कंपोनेंट ब्रेक करते हो तो ये कितना आ जाएगा? एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। बोलो। और वो कितना हो जाएगा अपने पास? वो अपने पास हो जाएगा, ये थीटा है तो ये अपने पास 90 माइनस थीटा, और फिर से ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इधर आएगा v0 साइन थीटा, और ये होगा इधर v0 कॉस थीटा। बोलो, v0 कॉस थीटा। ये है जस्ट बिफोर कोलिजन। जस्ट बिफोर कोलिजन यही होगा भाई, जस्ट बिफोर कोलिजन। ठीक है। अब यहां से बच्चों आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन बता रखा है कि ये इधर जा रहा है, तो इसकी भी वेलोसिटी आप इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो, है ना। चलिए अलग डायग्राम से ही बना देता हूं, समझने में आना चाहिए प्रॉपर। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन देखो, तो जस्ट आफ्टर कोलिजन में क्या बोलोगे कि ये जो वैल्यू है ये ऐसे जा रहा है, यही है ना। अब ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो इसके पास जो कंपोनेंट होगा कॉमन नॉर्मल के अबाउट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो, आपको नहीं पता है कि ये किस किस वेलोसिटी से जा रहा है, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा ना, इसको कुछ मानना पड़ेगा। क्या? v। ठीक है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास v साइन थीटा आफ्टर कोलिजन, v साइन थीटा, और ये हो जाएगा v cos थीटा कॉमन टेंजेंट के अबाउट, इधर आएगा v cos थीटा। बहुत क्लियर कट बना दिया है, डायग्राम से ही समझ गए होंगे। ये कॉमन टेंजेंट है, और ये कॉमन नॉर्मल है। तो दोनों सिचुएशन मैंने अलग अलग बना दिया जस्ट आफ्टर कोलिजन। क्या कंडीशन लिखेंगे? अब यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन की बात तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? दो इक्वेशन, ये कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट के अबाउट वेलोसिटी सेम रहेगी, क्योंकि कोई भी इंपल्स नहीं है, ग्राउंड अपना स्मूथ है। बोलो। तो कॉमन टेंजेंट के अबाउट पहले क्या था? जस्ट बिफोर कोलिजन था v0 साइन थीटा, और जस्ट आफ्टर कोलिजन है v cos थीटा। तो v0 साइन थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा।
कॉमन नॉर्मल कॉमन टेंजेंट के अबाउट ये इक्वेशन लिख लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ई की इक्वेशन, ई तो हमें निकालना है, ठीक है, तो ई की इक्वेशन क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, वो है v साइन थीटा अपॉन अप्रोच, अप्रोच होगा v नॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हमें मिलेगा e v नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू v साइन थीटा। ये दूसरी इक्वेशन है, ये पहली इक्वेशन, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो आप देखिए आपको क्या मिलता है, tan थीटा बाई ई इज इक्वल टू कॉट थीटा, थीटा नहीं भी दिया होगा तो शायद चल जाता, कॉट थीटा बाई वी, हाँ बिल्कुल, तो tan थीटा कॉट थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, नहीं एक चीज तो पता होना चाहिए, तो v अपने पास क्या आ जाएगा, दो चीज अननोन है ना, विथ सेम वेलोसिटी अगर देते हैं v के बारे में, जो कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी आपको अगर दे दी जाए, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कोलिजन के बाद वाली जो वेलोसिटी है, v नॉट तो कट जा रहा है, आपको v देना पड़ेगा मुझे, तो ये इक्वेशन से आपको E मिल जाएगा। V कैंसिल होगा क्या भाई, हाँ V कैंसिल होगा, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहां से V नॉट कैंसिल हो रहा है, यहां से V कैंसिल हो रहा है, आ तो रहा है, यहां से क्या आ जाएगा, tan थीटा, कल भी ऐसा क्वेश्चन एक किया था, इक्वल टू ई इक्वल टू कॉट थीटा, तो ई अपने पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ई आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ई की वैल्यू आएगी tan स्क्वायर थीटा, ई की वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, अगर आपको ई 1 हो जाए, एक चीज देखिए आपको एक और भी अच्छी बात मिलती है, एक केस देखिए, इफ इसमें अगर एनालाइज करें कि इफ E इज इक्वल टू 1, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लेते हैं, E इक्वल टू 1, तो इस केस के लिए tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, मतलब थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, और जब थीटा 45 डिग्री हो जाएगा बच्चों, तो आप देखो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, तो इससे ये पता चल रहा है कि v इक्वल टू वी नॉट होगा। तो इस स्पेशल केस को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। ये ध्यान रखिएगा कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा तो तभी होगा जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और उस केस में ये वी नॉट से आएगा तो ऐसे वी नॉट से जाएगा। देखिए v इक्वल टू वी नॉट है, ये E1 हो गया, ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, तो v इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा। तो इससे एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है कि v अपना वी नॉट हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी इस पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, एक लेक्चर एटलीस्ट और लगेगा, ठीक है, एक लेक्चर और लगेगा एटलीस्ट, ठीक है। आप लोग एससी वर्मा पूरा सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, एससी वर्मा और मॉड्यूल आप पूरा जो है सॉल्व करना शुरू करिए। वेज नहीं है भाई कुशल, ये वेज नहीं है, दिस इज ए इंक्लाइंड प्लेन, देखते नहीं हो यार, पूछते हो वही चीज। वेज वाला क्वेश्चन, इसी में आपको एक होमवर्क देता हूं, इसी में आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, सोचिएगा, 2 होमवर्क दे रहा हूं कि अब ये वेज है, दिस इज नॉट ए इंक्लाइंड प्लेन, दिस इज ए वेज। ठीक है, और कोई बॉल जो है, सेम सिचुएशन है, बॉल जो है यहां से गिरता है इस पे कोलाइड करके, और फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, और यहां पर ये स्प्रिंग यहां पे कनेक्टेड है,
यहां पे ये स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग बताना है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। आफ्टर कोलिजन बॉल बिकम हॉरिजेंटल, उसी क्वेश्चन को चेंज किया, बॉल बिकम हॉरिजेंटल। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कॉम्प्रेशन बताना है। ठीक है, ये अपना स्मूथ ही है और ये भी स्मूथ है। क्लियर है बच्चों? और ये हाइट एच है, ये हाइट एच है, ये आपको थीटा दिया हुआ है, ये आपको थीटा दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन करके लाइएगा। ठीक है, और भी है, बाद में करेंगे। तो आज एक ही होमवर्क दिया हूं, बाकी होमवर्क के नाम पे आपका पूरा एससीवी है, पूरा निपटा दीजिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 4। ठीक है, वो मेरी आदत बहुत खराब है, मैं ये सब छोटी छोटी बातें भूल जाता हूँ। ठीक है, आपने 2 बार 3 बार बोल दिया है, अब शायद याद रहे। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों ट्यूसडे को। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए जुट कर। ठीक है, अभी आप लोग के हाफ ईयरली और बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे होंगे, तो स्कूल में बहुत ज्यादा स्कूल से अफेक्टेड मत होने दीजिए अपनी पढ़ाई। अपनी पढ़ाई को स्कूल से बहुत ज्यादा अफेक्टेड मत होने दीजिए। स्कूल में थोड़े नंबर आगे पीछे हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ की पढ़ाई में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म आपको फायदा देगा। कल टेस्ट है, अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। कोलिजन नहीं आ रहा है, आप लोगों को सिलेबस बता दिया था, कोलिजन नहीं आ रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम तक ही आ रहा है, कोलिजन नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, एंगल कुछ भी हो सकता है, अगर वो 45 हुआ तभी इस सिचुएशन के लिए वो 45 होगा, तभी जाके इलास्टिक होगा। मतलब इलास्टिक है तो एंगल 45 होगा, पर्टिकुलर एक यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर।